स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिक्विड स्टेट यूनिट थर्ड के पार्ट सेकंड में पढ़ रहे थे हम डिफरेंट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स। उसमें हम बात कर रहे थे अलग अलग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनको हमने समझा था। उसमें जो पढ़े थे हमने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन या लंदन फोर्स। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ऐसे लिक्विड मॉलिक्यूल जिनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन एटम के बीच कोऑर्डिनेट या मतलब सहसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं, तो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स के रूप में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। यानी ऐसे बॉन्ड क्या क्रिएट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और यह जो फोर्स है वो वांडरवाल फोर्स की तुलना में बहुत अधिक होता है। तो इस बल के कारण लिक्विड मॉलिक्यूल का जो एसोसिएशन है वो संगठन हो जाता है और इसलिए इन लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। फॉर एग्जांपल HF, अमोनिया, H2O। यानी जिन लिक्विड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है उनका जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है और वंडरबॉल फोर्स की तुलना में ज्यादा प्रबल होते हैं। एंड नेक्स्ट है रिपल्सन फोर्सेस। रिपल्सन फोर्सेस या प्रतिकर्षण बल वह बल है जब दो मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज्यादा निकट आ जाते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस इनके बीच में एक दूसरे को क्या करता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट हो जाता है, जिससे इनमें प्रतिकर्षण बल लग जाता है या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। इस प्रतिकर्षण जो है ऊर्जा, इसका मान होता है म्यू रिपल्सन इक्वल टू K अपॉन R N, जहाँ N का मान 9 से 12 के बीच हो सकता है, जहाँ K कांस्टेंट है। और इंटरमोलिकुलर एनर्जी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन दोनों ही प्रकार की ऊर्जाओं का योगदान होता है। इसलिए इंटरमोलिकुलर एनर्जी के बीच ये संबंध होता है U इक्वल टू -AR -6 प्लस BR -N, जहाँ A और B दो कांस्टेंट है। इनका मान इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं। और इस समीकरण में जो राइट हैंड साइड का जो फर्स्ट स्टेप है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करता है और जो दूसरा जो है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का दूसरा जो स्टेप है वो जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन को शो करता है। तो इन इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ जो है अट्रैक्शन, इसके आधार पर जो लिक्विड में वेपर प्रेशर, इसका बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन आदि को हम समझा सकते हैं। तो ये तो थे बच्चों लिक्विड्स में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की थी। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स, द्रव की संरचना। द्रव की संरचना को समझने के लिए, क्योंकि मैंने जिससे बताया था कि द्रव की जो अवस्था है ठोस और गैस अवस्था के बीच की अवस्था होती है, तो द्रव में जो है अधिकांश गुण जो है ठोस के समान होते हैं, पर कुछ गुण गैस के समान भी होते हैं। अतः लिक्विड की स्ट्रक्चर ठोस और गैस इसके दोनों के बीच की अवस्था होती है। इस आधार पर लिक्विड के स्ट्रक्चर को समझने के लिए कुछ मुख्य सिद्धांत दिए गए, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है लिक्विड एज एन एक्सटेंशन ऑफ गैस, यानी द्रव गैस का विस्तारित रूप। लिक्विड के कुछ प्रॉपर्टी जैसे उसके बहने का और सभी दिशाओं में दाब का एक समान होना, ये जो प्रॉपर्टीज है वो लाइक गैस के गुणों के समान है। साथ ही क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड और गैस अवस्था में दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ये लिक्विड का जो बिहेवियर है वो गैस के बिहेवियर के समान हो जाता है। इसके अतिरिक्त वांडरवाल गैस की जो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है पाई प्लस 3/5² 3 5 - 1 इक्वल टू 8 थीटा, यह भी द्रव और गैस दोनों पर समान रूप से एप्लीकेबल होती है। अतः यह मान सकते हैं कि लिक्विड स्टेट गैस स्टेट का एक्सटेंशन फॉर्म है। इस प्रकार लिक्विड के स्ट्रक्चर भी गैस की भांति एक अनियमित आणविक संरचना होती है, परंतु गैसीय अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में
घनत्व काफी अधिक होता है। अतः द्रव के अणु गैस अवस्था की तुलना में अधिक पास पास होते हैं और इस प्रकार गैसियस स्टेट की तुलना में लिक्विड स्टेट में अणुओं की जो व्यवस्था है वह कम अनियमित होती है। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सामने उस प्रकार हम समझा रहे हैं। अब सेकंड जो है इसकी जो सिद्धांत है वो दूसरा है डिसऑर्डर इन लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था में अव्यवस्था, इसको हम कहते हैं बर्नौली और स्कॉट का सिद्धांत। द्रव की अव्यवस्था या बर्नौली तथा स्कॉट का सिद्धांत, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम जानते हैं कि एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ द डिसऑर्डरनेस। जिसकी एंट्रोपी कम होती है उसके कणों की अव्यवस्था अत्यंत कम, यानी जो मॉलिक्यूल्स है कंप्लीटली क्या होता है अरेंज्ड होते हैं, इनकी एंट्रोपी अधिक होती है। ऐसे कणों की अव्यवस्था अधिक या कम जो कम कण कम अव्यवस्थित होते हैं तो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था की एंट्रोपी अत्यंत कम होती है और लिक्विड अवस्था की एंट्रोपी अधिक होती है। इससे स्पष्ट है कि जो ठोस है यानी सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स है वो पूर्णतः व्यवस्थित रहते हैं, जबकि लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर तथा अव्यवस्थित होते हैं। तो डेबाय और शेल ने कुछ लिक्विड्स के एक्सरे डिफ्रेक्शन से यह पाया कि लिक्विड में ठोस के समान जो है वो विवर्तन चित्र बनते हैं और इन विवर्तन या डिफ्रैक्शन फिगर्स पर ब्रेग इक्वेशन भी एप्लीकेबल होती है। इससे स्पष्ट है कि किसी भी तंत्र की ठोस तथा द्रव अवस्थाओं में जो इसका है क्या बोलते हैं प्रकीर्णन केंद्रों की बीच की दूरियां लगभग बराबर होती है। जैसे कि लिक्विड हीलियम के जो है डिफ्रैक्शन है, इनके जो सेंटर के बीच की दूरी है वो 3.22 एंगस्ट्रॉम है और ठोस जो है सॉलिड उससे हीलियम के जो प्रकीर्णन केंद्रों के बीच की दूरी 3.13 एंगस्ट्रॉम होती है। लिक्विड अवस्था में विवर्तन चित्र का बनना और इन फिगर्स पर ब्रेग समीकरण का लागू होना यह दिखाता है कि लिक्विड अवस्था में कणों की व्यवस्था भी सॉलिड के समान होती है। अब हम इसको बताएंगे इसे क्या बर्नौली ने और इसने स्कॉट ने क्या बताया कि लिक्विड्स के जो विवर्तन चित्रों में कुछ ही न्यून कोण विवर्तन होता है, यानी स्मॉल एंगल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा पाया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि लिक्विड में जो कुछ एक लिमिटेड उसमें एरिया में कणों की जो है व्यवस्था होती है, क्रमिक व्यवस्था होती है, लेकिन जो लॉन्गर एरिया है उसमें उसकी अव्यवस्था बढ़ती जाती है। तो क्रिस्टलीय ठोस के जो गलनांक है वो काफी शार्प होते हैं, यानी ठोस के गुण धीरे धीरे जो है परिवर्तित होकर उसमें लिक्विड के गुण आ जाते हैं, बल्कि एक बिंदु पर जो है वो परिवर्तित ठोस परिवर्तित होकर क्या आता है गैसीय अवस्था में आ जाती है। यानी इन सभी चीजों से स्पष्ट है कि लिक्विड अवस्था में जो है एक शॉर्ट जो एरिया है उसमें तो कण व्यवस्थित रूप में रहते हैं, लेकिन दीर्घ अवस्था यानी दीर्घ क्षेत्र यानी जो लॉन्गर एरिया है उसमें उसकी जो है डिसऑर्डरनेस पाई जाती है। तो लिक्विड्स में बढ़ती डिसऑर्डरनेस को समझने के लिए जेडी बर्नौली ने ठोस द्रव तथा गैस इनके जो है द्विविमीय मॉडल यानी बाई डायमेंशनल मॉडल को बताया। इस प्रकार जैसा फिगर देख रहे हैं ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। तो इन्होंने बर्नौली और स्कॉट ने पदार्थ की क्या की कि ठोस द्रव गैसीय अवस्था की अव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया। बर्नौली और स्कॉट के अनुसार ठोस अवस्था पदार्थ की पूर्णतः व्यवस्थित अवस्था होती है, जिसमें प्रत्येक अणु अपनी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर अन्य अणुओं द्वारा निकटतम स्थितियों में घिरा हुआ रहता है। इसलिए अणुओं के बीच रिक्त स्थान न्यूनतम होता है। वो कॉम्पैक्टली बने होते हैं, इसलिए उनके बीच में जो है रिक्त स्थान है बहुत मतलब न्यूनतम यानी बहुत कम होता है। तो ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें जो सॉलिड में एक कण के चारों और 6 कण घिरे हुए हैं, आप जैसे फिगर में देख रहे हैं, जबकि लिक्विड में केवल 5 ही कण घेरे हुए हैं
और बर्नेल के अनुसार यदि किसी कण की नियमित अवस्था बिगड़ जाती है तो यह अव्यवस्था दीर्घ क्षेत्र में यानी लॉन्गर एरिया में फैल जाती है। जैसे किसी कण की सामान्य 6 कोऑर्डिनेशन संख्या के स्थान पर यदि केवल 5 ही पार्टिकल हो तो ऐसे पार्टिकल्स को व्यवस्थित करने का चाहे कितना ही प्रयास किया न जाए, क्रिस्टल जैसी व्यवस्थित संरचना एक लंबे क्षेत्र के बाद ही प्राप्त हो सकती है। यानी एक कण की अव्यवस्था लॉन्गर एरिया में अव्यवस्था उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त होती है, जैसा कि लिक्विड्स में पाया जाता है। जब सॉलिड को गर्म करते हैं तो तापीय गतियां जो क्रिस्टल के एक भाग में जो नियमित व्यवस्था को नष्ट कर देती है, जिससे तेजी से क्या होती है, उसकी डिसऑर्डरनेस या अव्यवस्था पूरे क्रिस्टल में फैल जाती है और पूरे क्रिस्टल का पिघलना शुरू हो जाता है। इस तरह से हम बता रहे हैं कि जबकि गैसीय अवस्था है वो पूर्णतः क्या है, एक अव्यवस्थित अवस्था है जिसमें सभी अणु क्या होता है, अनियंत्रित तथा मुक्त गति से मूवमेंट करते हैं। और लिक्विड अवस्था ठोस और गैस की एक मध्यवर्ती अवस्था है जिसमें अणु निश्चित संख्या में अन्य अणु द्वारा एक विशिष्ट व्यवस्था से घिरा होता है और किंतु कोऑर्डिनेशन संख्या का मान ठोस से कम होने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच रिक्त स्थान अपेक्षाकृत अधिक होता है। इसलिए लिक्विड्स में जो डिसऑर्डरनेस है वो सॉलिड से ज्यादा होती है। इसके कारण अणुओं की जो नियंत्रित गति संभव हो पाती है। तो ये था जो बर्नेल और उसका स्कॉट का मतलब वो सिद्धांत या द्रव की अवस्था का सिद्धांत। नेक्स्ट थ्योरी है आयरिंग थ्योरी ऑफ लिक्विड। आयरिंग ने 1933 में इसके लिक्विड के संरचना के संबंध में एक सरल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार लिक्विड के संपूर्ण आयतन का कुछ भाग रिक्त स्थान के रूप में होता है जो लिक्विड के मॉलिक्यूल द्वारा गिरा हुआ नहीं होता है। इस रिक्त स्थान को उन्होंने नाम दिया फ्री वॉल्यूम यानी मुक्त आयतन कहा। और सामान्य ताप व दाब पर किसी द्रव के कुल आयतन का लगभग 3% भाग मुक्त आयतन होता है। उन्होंने इस एक मॉडल द्वारा समझाया कि किस तरह से इसका फ्री जो होता है स्पेस होता है, ये मुक्त आयतन होता है। आयरन मॉडल के अनुसार वाष्प अवस्था लगभग रिक्त होती है जिसमें कुछ अणु इधर उधर घूमते हैं, जबकि लिक्विड अवस्था अणुओं से भरा रहता है जिसमें जो है रिक्तिका यानी जो खाली स्पेस है वो घूमता है। जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर फेज में अणुओं की संख्या बढ़ जाती है और लिक्विड अवस्थाओं में जो खाली स्थान है उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। इस प्रकार जो वेपर फेज का डेंसिटी बढ़ जाती है और लिक्विड अवस्था की डेंसिटी कम हो जाती है और क्रिटिकल टेम्परेचर पर दोनों फेजेस की जो है डेंसिटी है उसका मान बराबर हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि साम्य अवस्था में द्रव तथा वाष्प अवस्था का औसत घनत्व एक कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन वास्तव में टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या है, इसका एक रिलेशन है जिसके अनुसार रेखीय रूप से यानी लीनियर रूप से कम होता है। E एवरेज इक्वल टू E0 माइनस अल्फा टी, जहाँ E एवरेज औसत डेंसिटी है, E0 तथा अल्फा एक कांस्टेंट है जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते हैं और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इस संबंध को लीनियर जो है क्या कहते हैं, डायमीटर का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ लीनियर डायमीटर भी कहते हैं। और रिक्तिकाओं के संबंध में आयरिंग ने सुझाव दिया कि रिक्तिका मतलब वैक्यूल्स खाली स्पेस, रिक्तिकाओं का आकार आणविक आकार के लगभग बराबर होता है और उनका जो वितरण है वो क्या होता है, अनियमित होता है। जो अणु रिक्तिका के निकट होते हैं उनका आचरण गैसों के समान होता है और अव्यवस्था दिखाते हैं और इस प्रकार लिक्विड में रिक्तिका उत्पन्न होने से उनकी एंट्रोपी के मान अधिक बढ़ जाते हैं और वो क्या है, ठोस की भांति व्यवहार करते हैं।
यदि पदार्थ की द्रव तथा ठोस अवस्था में मोलर आयतन V1 हो और मतलब उसका V लिक्विड हो और V और सॉलिड हो, तो गैस के समान आचरण करने वाले अणुओं का अंश होगा VL माइनस VS अपॉन VL के बराबर होगा। यानी शेष अणुओं का अंश VS यानी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड VL इज द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के ठोस के समान आचरण करने वाले अणुओं का अंश होगा। तो इस तरह से ये जो है इसने आयरिंग ने इसको जो है इसका लिक्विड के स्ट्रक्चर को बताने में आयरिंग ने थ्योरी दी थी। जो नेक्स्ट थ्योरी है स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।